आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली। और मोनोपोली में हम पिछले लेक्चर में मोनोपोली का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण की दो मेथड्स टीआर, टीसी, एमआर और एमसी का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्पकाल में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण कैसे होता है एकाधिकारी में। तो अल्पकाल में एकाधिकारी के पास इतना समय होता है कि वह अपने उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि उत्पादन के वर्तमान पैमाने के कम अथवा गहन प्रयोग द्वारा कर सकता है। अर्थात उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग कम अथवा ज़्यादा कर सकता है। एकाधिकारी को अधिक उत्पादन करना हो तो वह अधिक श्रमिकों को लगा सकता है, कच्चे माल तथा ईंधन की मात्रा बढ़ा सकता है, परंतु एकाधिकारी अल्पकाल में स्थायी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। एकाधिकारी के निर्णयों से अल्पकाल में स्थायी लागतें प्रभावित नहीं होती हैं। अतः अल्पकाल में मूल्य एवं उत्पादन निर्णय में केवल परिवर्तनशील लागतें ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद करता है तब भी उसे स्थायी लागतों का भुगतान करना ही पड़ेगा। एकाधिकारी की वस्तु का मूल्य अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत से कम नहीं हो सकता। यदि हो जाता है तो वह वस्तु के उत्पादन को बंद कर देता है। एकाधिकारी अल्पकाल में उस समय तक वस्तु का उत्पादन बढ़ाता रहेगा जब तक कि उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर नहीं हो जाती। इसी बिंदु पर एकाधिकारी के लाभ अधिकतम होते हैं। अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ कमाता हुआ न लाभ अथवा न हानि की स्थिति और न्यूनतम हानि की स्थिति में हो सकता है। तो हम यहाँ एक एक करके इन तीनों स्थितियों का डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा अधिकतम एकाधिकारी लाभ की स्थिति। तो इसमें डायग्राम सामने दिख रहे हैं। एकाधिकारी का अल्पकालीन संतुलन दिखाया गया डायग्राम में, जिसमें फर्म अधिकतम एकाधिकारी लाभ की स्थिति में है। इस चित्र में एआर फर्म का औसत आगम वक्र, एमआर फर्म का सीमांत आगम वक्र, एसी फर्म का औसत लागत वक्र, एमसी फर्म का सीमांत लागत वक्र है। एमसी ने एमआर को ई बिंदु पर काटा है, जो कि फर्म का संतुलन बिंदु है, और इस बिंदु पर फर्म ओएम मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करेगी। इससे फर्म की औसत आगम एमटी अथवा ओपी है, जबकि औसत लागत एमएस अथवा ओआर है। अतः फर्म को आरपी अथवा एसटी के बराबर लाभ हो रहा है या पीटीएसआर के बराबर कुल अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। सेकेंड स्थिति है नॉर्मल लाभ की, नॉर्मल प्रॉफिट की। इस स्थिति में फर्म कि एमसी ने एमआर को ई बिंदु पर काटा है, जो फर्म का संतुलन बिंदु है। इस पर फर्म ओएम मात्रा का उत्पादन और विक्रय करती है। फर्म के ओएम उत्पादन की औसत लागत एम टी अथवा ओ पी है और फर्म की औसत आगम भी एम टी अथवा ओ पी है। अतः फर्म को न लाभ हो रहा है न हानि। तीसरी स्थिति हमारी न्यूनतम हानि की स्थिति। इसमें फर्म को हानि हो रही है, परंतु यहाँ फर्म औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर मूल्य प्राप्त कर रही है। अतः हानि की मात्रा स्थायी लागतों के बराबर ही है। फर्म में एमसी ने एमआर को ई बिंदु पर काटा है, और जो कि संतुलन बिंदु है, और इस पे हमारी उत्पादन की जो मात्रा है उत्पादन की मात्रा ओ एम है। यहाँ हमें एक पॉइंट हमारा एस एम है जो कि कॉस्ट है, और टी एम है जो रेवेन्यू है। तो कॉस्ट हमारी एस एम है और रेवेन्यू हमारा टी एम है। तो कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू कम है, हानि हो रही है। आर पी एस टी पोर्शन के बराबर यहाँ फर्म को हानि हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी दीर्घकाल में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। दीर्घकाल में एकाधिकारी के पास इतना अधिक समय होता है कि वह मांग की मात्रा के अनुसार पूर्ति को ठीक प्रकार से समायोजित कर सकता है। मांग अधिक होने पर दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म न केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकती है, बल्कि स्थिर साधनों को भी परिवर्तित कर सकती है। अर्थात फर्म बड़े आकार के संयंत्र को भी लगा सकती है। दीर्घकाल में मांग कम होने पर फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को ही कम नहीं करेगी,
बल्कि छोटे आकार के संयंत्र को लगाकर भी उत्पादन कम कर सकती है। दीर्घकाल में फर्म उस समय संतुलन में होती है जब फर्म का LMC LMR को काटता है। इस संतुलन बिंदु पर दीर्घकाल में फर्म अति सामान्य लाभ कमाती हुई अथवा सामान्य लाभ कमाती हुई हो सकती है, परंतु किसी भी दशा में हानि उठाती हुई नहीं होती है। सामान्यतः एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाती हुई होती है। डायग्राम हमने यहाँ शो किया हुआ है, जहाँ पर LMC ने LMR को ई बिंदु पर काटा है, जो कि संतुलन बिंदु है, जिस पर फर्म OM मात्रा का उत्पादन एवं विक्रय करेगा। इस संतुलन बिंदु पर एकाधिकारी फर्म की MT अथवा OP औसत आगम है, MS अथवा OR औसत लागत है। अतः फर्म को ST अथवा RP या RSTP के बराबर कुल लाभ हो रहा है। तो दो स्थितियां होती है, अल्पकाल में उत्पादन निर्धारण और दीर्घकाल में। तो अल्पकाल में 3 स्थितियां हो सकती है, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और सामान्य हानि, जबकि दीर्घकाल में एकाधिकार में केवल असामान्य लाभ ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी में ही, कि उत्पत्ति के नियमों का एकाधिकारी के मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण पर प्रभाव या विभिन्न लागत स्थितियों में एकाधिकारी का संतुलन। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। एकाधिकारी दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने पर उत्पत्ति बढ़ा सकता है। एकाधिकारी उत्पत्ति को बढ़ाता है तो उत्पत्ति का परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कार्यशील होता है। और 3 उत्पत्ति के नियम होते हैं। पहला, उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा घटती लागत की स्थिति। जब उत्पादन बढ़ाने पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, तब एकाधिकारी की औसत और सीमांत लागत यानी AC और MC दोनों घटती हुई होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम की कार्यशीलता के अंतर्गत एकाधिकारी को वस्तु का मूल्य कम निर्धारित करके अधिक उत्पादन करना चाहिए। डायग्राम में AC और MC नीचे गिरते हुए हैं। MC ने MR को E बिंदु पर काटा है, जो कि एकाधिकारी का संतुलन बिंदु है। यहाँ एकाधिकारी OM मात्रा का उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है। वस्तु का औसत मूल्य MQ अथवा OP और औसत लागत MS अथवा OR है, अर्थात फर्म को RSPQ के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरा नियम है उत्पत्ति स्थिरता नियम अथवा स्थिर लागत की स्थिति। जब फर्म में उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होता है, तब फर्म की औसत और सीमांत लागत दोनों स्थिर रहती है, दोनों एक ही होती हैं। तो यहाँ डायग्राम में हमने फर्म AC बराबर MC है, जो OR पर स्थिर है। फर्म का AR और MR कर्व है। MC ने MR कर्व को S बिंदु पर काटा है, ये फर्म का संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर फर्म OM मात्रा का उत्पादन करेगी, जिसकी औसत आगम MQ अथवा OP है और औसत लागत MS अथवा OR है। यहाँ भी एकाधिकारी को RSQP के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरी स्थिति है उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा बढ़ती लागत की स्थिति। जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तब फर्म की AC और MC दोनों बढ़ती हुई होती है। अतः उत्पत्ति बढ़ाना एकाधिकारी के लाभदायक नहीं होता, क्योंकि प्रति इकाई लागत बढ़ती है। इसके लिए उत्पादन कम करना लाभदायक रहता है। इस डायग्राम में एकाधिकारी E बिंदु पर संतुलन में है, जहां MC ने MR को काटा है। इस संतुलन बिंदु पर एकाधिकारी OM मात्रा का उत्पादन करेगा। इसकी औसत आगम MQ अथवा OP है तथा औसत लागत MS अथवा OR है, अर्थात एकाधिकारी को RSQP के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है कि एकाधिकारी के जो प्रभाव है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जो एकाधिकार के अच्छे प्रभाव हैं उसमें है कि बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययताएं, नीची विक्रय लागतें, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन, साधनों के अपव्यय पर रोक, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, ये सारे इसके अच्छे प्रभाव हैं। और एकाधिकार के बुरे प्रभाव भी हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण होता है, तकनीकी प्रगति में रुकावट आती है, कुशलता को बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिलती,
धन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नए जो एंटरप्राइजेज हैं उनको एस्टेब्लिश करने में बाधा आती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार रहता है, रिश्वतखोरी रहती है और मूल्यों में असामयिक उच्चवाचन होता है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो इस प्रकार से एकाधिकारी के अच्छे प्रभाव भी हैं और बुरे प्रभाव भी हैं। ये हमारा मोनोपोली वाला चैप्टर ख़त्म यहाँ